जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है, प्यारे बच्चे आज इस क्लास में हम लोग अपने एग्जाम में प्यारे बच्चे जो हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन लिटरेचर पोर्शन से, बुक से, उसका प्यारे बच्चों हमने बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको करा दिया था, रिवीजन भी करा दिया था। और आज के सेशन में प्यारे बच्चे हम लोग ग्रामर से लिए गए कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक में आपको टेंस से चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, एक्टिव पैसिव से रहेंगे, नरेशन से रहेंगे, प्रीपोजिशन से रहेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इन सब चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं और बच्चे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में होने जा रहे हैं टोटल 100, मतलब 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव आज हम ग्रामर से कराने जा रहे हैं। अब देखते ये हैं कि आपकी कितनी पकड़ है इस ग्रामर के क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए और एक एक करके अपना अपना आंसर सही सही लगाते चलना। देखना यह है कि आप में से कितने बच्चे ग्रामर के सही सही क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। तो बच्चे हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है ना। हाँ, अभी इससे पहले हमने दोनों बुक के क्वेश्चंस को हमने डील करा दिया था। दोनों बुक बच्चे जो आपके है ना, एक पनोरमा पार्ट 2 है और दूसरी आपकी जो बुक थी इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2, पिछले हमने 3 दिन के क्लास में आपको हमने करा दिया था कंप्लीट रिवीजन। अब आज देखते हैं कि अगर देखिए बुक से क्वेश्चंस टोटल 60 पूछे जाएंगे, ग्रामर से क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में हमें करना क्या रहेगा देखिएगा, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। बुक से बच्चे जो क्वेश्चन रहेंगे वो 60 रहेंगे दोनों बुक से, और ग्रामर से जो बच्चे क्वेश्चन रहेंगे ना, जो ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें से हमें बनाना टोटल कितना है? 50। हमें बनाना कितना है? 50, है ना। 50 ही हमें बनाना है, 50 ही हमें बनाना है। अब जब हमें 50 ही क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव में, तो ये बताइए कि ज्यादा रिस्क किस में रहेगा बनाने में और ज्यादा आसान किस में रहेगा बनाने में? तो आप कहेंगे सर ग्रामर में रिस्क ज्यादा रहता है और बुक वाले क्वेश्चन में रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं। जो चैप्टर हमने पढ़ा, जिस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है, वही क्वेश्चन रिपीट करेगा तो हम उसको अच्छे से बना देंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। लेकिन ग्रामर में रूल्स भी पढ़ना पड़ता है और साथ में एक्सेप्शन भी पढ़ना पड़ता है। तो ये बताइए कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो देखने में लगता है बड़ा आसान, लेकिन वो घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमको करना क्या है, हमने बुक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको करा दिया है, रिवीजन में भी, क्लास में भी और रिवीजन में भी। और बताइए, जब बुक से 60 क्वेश्चन है, ग्रामर से 40 क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव में से हमको बनाना जब 50 ही है, तो अगर हमने ये कर लिया कि हमने बुक से ही मान लीजिए 60 क्वेश्चन है, तो अगर हमने बुक से ही 50 बना लिया, तो क्या हमें ग्रामर को टच करना पड़ेगा? क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा? उतना नहीं। लेकिन चलो एक हल्का सा एक पॉइंट नेगेटिव लेके चलते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं कि सर बुक से सर उतना क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। तो आप बताइए कितना बना लीजिएगा? 60 क्वेश्चन बुक से है तो चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन टफ होगा तो 10 को हटा दीजिए, फिर भी 50 क्वेश्चन इनफ है और उतना ही बनाना भी हमें एग्जाम में, है ना। फिर भी आप चाहें तो बुक से ही आप नंबर 50 ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर हम बुक में से ना ओनली 30 ही बना पाएंगे, सर हम बुक से सिर्फ 30 ही क्वेश्चन सही से बना सकते हैं, तो सर आखिर 20 नंबर और कहां से लें? तो भाई साहब 15 नंबर हो चाहे 20 नंबर, चाहे जो भी नंबर हो, बुक से बनाने के बाद फिर आपको ग्रामर तो टच करना ही पड़ेगा, अगर आपका कमांड बुक पर नहीं है तो, है ना। तो फिर भी प्यारे बच्चों, 10 नंबर का क्वेश्चन, चाहे 12 नंबर क्वेश्चन, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामर से बना लीजिएगा। और ग्रामर में आपके अच्छे अच्छे टॉपिक पूछे जाते हैं। टेंस से अगर आप टेंस के ही क्वेश्चन को बनाएगा तो भाई इनफ हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो ग्रामर से रिस्क ज्यादा होता है और बुक में ना के बराबर होता है। इसलिए आपसे हम हमेशा कहेंगे एग्जाम में कि बुक वाले क्वेश्चन से ही कोशिश कीजिएगा कि 50 में 50 हमारा वहीं से बन जाए, तो बस काफी रहेगा, है ना। चलिए एक और खास बात, जिन बच्चों के माइंड में अगर ये सवाल है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि हम खाली बुक से 50 क्वेश्चन सही से बना लें और ग्रामर से अगर एक भी टच नहीं करें तो क्या हमको नंबर मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बात वहां पे लिखा नहीं होता है ऐसा कि आपको सिर्फ बुक से ही बनाना, चाहे आपको सिर्फ ग्रामर से बनाना, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है।
100 क्वेश्चंस हैं, बनाना 50 है, कहीं से बना लीजिए, या तो आप बुक से ही बना लीजिए, या 40 अगर आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है तो 40 में से 30 क्वेश्चन ग्रामर से बना लीजिए और 10 क्वेश्चन बुक से बना लीजिए। चॉइस इज योर्स, सोचना ही नहीं है ना। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, समझ गए ना। इधर से मार्क्स खींचे चाहे इधर से नंबर खींचे, मतलब हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है ना, कि हमने तैयारी बहुत अच्छे से कर लिया है। लेकिन हाँ, बुक से ही क्वेश्चन हम ज्यादा प्रेफर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन्स नहीं होते हैं, और इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चे, आज हम ऐसे प्यारे बच्चे रिवीजन के पर्पस पे आपको हमने आज ग्रामर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, अब एक एक करके आपको भाई साहब देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं ग्रामर का। अब आप लोग देखिए कि 10th चैप्टर से, फिलहाल देखिए आपके सामने पहला टॉपिक आया है, 10th चैप्टर से क्वेश्चन है। 10th चैप्टर से क्वेश्चन करने का मतलब ही साफ साफ दिख जाता है कि जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको कुछ इस तरह का हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दिखने लग जाए तो बस समझ जाना है, तो फिर समझ जाना है कि वो 10th चैप्टर का क्वेश्चन है ना। जहां पर V1, V2, V3, V4, V5 का डिमांड होने लग जाए, इसका मतलब कि वो 10th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, बताइएगा। ही डैश अ गोस्ट लास्ट नाइट, है ना, ये देखिएगा। क्लास में हमने बताया था ना कि जिस सेंटेंस में कहीं पर भी लास्ट, पास्ट, एगो, प्रीवियस अगर ये सब हो तो वो सेंटेंस चला जाता है, देखिए कहां, पास्ट में चला जाता है ना। तो वहां पर हम लोग V2 का यूज करते हैं, तो देखिए सा, बी इज द राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। जिस सेंटेंस में कहीं पर भी लास्ट, पास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, ये सब हमेशा पास्ट की बात करते हैं, और पास्ट में क्या आता है तो V2 का यूज किया जाता है, इसलिए देखिए ही सॉ अ गोस्ट लास्ट नाइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप क्वाइट, वी आर डैश टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। ओके, कीप क्वाइट, एग्जाम में प्यारे बच्चे कहीं पर भी क्वाइट वर्ड दिख जाना, यही देखिए कीप क्वाइट, ये एग्जाम में कहीं पर भी दिख जाए कीप क्वाइट लिखा गया, एकदम शॉर्टकट ट्रिक होगा कि उसमें आपको वर्ड प्लस ING वाले वर्ड पे टिक आउट लगाना होता है। देखिए कहां पर है भाई साहब, यहां देखिए, क्योंकि कीप क्वाइट का मतलब होता है भाई शांत रहो, इसका मतलब शांत रहो क्यों बोलते हैं, इसका मतलब उस टाइम कोई काम कर रहे होते हैं, और काम कर रहे होते का मतलब होता है कोई काम कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जारी है, और कॉन्टिन्यूअस वाले काम को तुम लोग V4 में दिखाते हैं, ING में दिखाते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, जहां पर कीप क्वाइट लिखा रहे, है ना, वहां पर आप V4 का यूज कर दीजिएगा, मतलब ING वाले वर्ब का। तो कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चों का आज क्वेश्चन सही सही जाता है। रितेश डैश टुमारो, टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही है, फ्यूचर से रिलेटेड बातें हो रही हैं। 10th का बच्चे न्यू बैच, अभी जैसा नोटिफिकेशन है कि 28 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है, जैसा अभी नोटिफिकेशन हमारे पास अभी है उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको हम। न्यू 10th का बैच है 2027 के लिए ना, वो 28 तारीख की शाम को हो सकता है लॉन्चिंग। ओके, तो रितेश डैश टुमारो, भाई साहब फ्यूचर की बात कर दिया, फ्यूचर का मतलब आपको पता है ना कि शैल या विल का यूज किया था भाई, तो रितेश विल कम टुमारो, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। माई पेरेंट्स डैश हियर 2 months एगो, एगो देखिए, एगो, लास्ट, पास्ट, ये सब वर्ड कहां से आते हैं, चाहे यस्टरडे, ये सब जो वर्ड है वो कहां से आते हैं, इन सब में V2 का यूज किया जाता है। भाई साहब इसमें V2 कौन है, देखिएगा, देखिए, तो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन ना। हाँ, माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो, जिस सेंटेंस में एगो, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे लिखा उसमें V2 की चर्चा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। ओके, एज इफ ही डैश एवरीथिंग, देखिए इफ के बाद भाई साहब क्या होता है, इफ के बाद क्या होता है, तो इफ के बाद या तो V1 होता है या तो V5 होता है, इफ के साथ या तो V1 या तो V5, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ तो भाई साहब V5 लगता है, तो देखिए, है ना, ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। ओके, लेकिन प्यार से ध्यान रखिएगा, ही के इफ के बगल में V1 या V5 होता है, सब लोगों को पता है, लेकिन हमें यह भी चेक करना है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एज इफ, ये सब क्या है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का देखिए भाई साहब ये काम करता है, ठीक है ना।
जब भी सेंटेंस के बीच में कंजंक्शन आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने मिलाने वाला ना, तो दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों साइड को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर इस साइड में पास्ट वाला वर्ड है तो इस साइड भी पास्ट वाला वर्ड चाहिए, अगर इस साइड प्रेजेंट वाला वर्ड है तो इस साइड भी प्रेजेंट वाला ही वर्ड चाहिए। अब यहां देखिए, ये हो गया सेंटेंस को जोड़ने मिलाने का काम कर रहा है। इफ हो जाए, बट हो जाए, बिकॉज हो जाए, ये सब जोड़ने मिलाने काम करते। तो ये देखिएगा, ये स्पोक क्या देखिए, V2 बोलने का मतलब पास्ट, तो जब इस साइड पास्ट है तो यहां भी हमको V2 मतलब पास्ट वाला वर्ड चाहिए। तो देखिए, देखने में तो ही के साथ नोज बहुत अच्छा लग रहा था, मन किया भी टिक आउट लगाने का, लेकिन जब ध्यान दिया कि अरे भाई साहब यहां तो V2 है, तो जिस सेंटेंस में एक तरफ V2 है मतलब पास्ट है, दूसरे साइड में भी पास्ट होता है। तो देखिए V2 है ना। He spoke as if he knew everything, वो ऐसे बोला मानो कि जैसे कि उसको सब कुछ पता हो, वो सब कुछ जानता हो। समझ गए ना। तो ये बैलेंस बच्चे दोनों साइड मिला करके चलना पड़ता है, याद रखिएगा। She was dashed by a dog, she was dashed by a dog। देखिए, जिस सेंटेंस में बाय लगता है मतलब वो पैसिव हो जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है, और पैसिव वॉइस में जानते हैं कि हर हाल में V3 होना कंपलसरी होता है। तो यहां देखिए V3 कौन है, तो बीटेन है, कि she was beaten by a dog, she was beaten by a dog मतलब उस लड़की को एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। नेक्स्ट वन, आई डैश लिव हेयर सिंस 2014। जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाए उसमें क्या लगता है, या तो हैज या तो हैव, साथ में बीन, और इसके साथ होता है वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। तो ये देखिए, आई के साथ क्या लगेगा, यहां पर हो जाएगा आई हैव बीन, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और यहां पर मिस टाइप यहां पर ये हो गया है कि यहां पर होना चाहिए था आईएनजी, तब हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शैल गेट इफ इट डैश। देखिएगा, वी शैल गेट इफ इट, इफ के एक साइड में शैल और विल होते हैं, इफ के एक साइड में शैल या विल होते हैं, तो इफ के दूसरे साइड में V1 या फिर V5 होते हैं, ठीक है ना। तो इफ के देखिएगा, इफ के एक साइड अगर शैल विल आ गया है, शैल या विल कोई, तो इफ के दूसरे साइड में V1 या फिर V5 होते हैं। तो इफ इट रेन्स, वी शैल गेट इफ इट रेन्स, हम लोग भीग जाएंगे अगर बारिश होगी तो। ओके, द ट्रेन यूजुअली डैश एट 9 AM। जिस सेंटेंस में देखिएगा ये LY वाला वर्ड दिख जाए, जैसे यूजुअली, बेसिकली, जनरली, है ना, ये सब वर्ड अगर आता है जो रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, तो वहां पर V1 या फिर V5 ही यूज होता है। तो द ट्रेन यूजुअली अराइव्स एट 9 AM। ट्रेन जो है वो ज्यादातर वो 9 बजे ही आती है, ये कहना चाह रहा है। तो ये ट्रेन का आना मतलब रोज का काम है, और रोज के काम में ना ये LY वाला वर्ड अगर लिखा हो, याद करना है V1 या V5। While the child played, देखिए V2, the mother dash the food, मतलब जिस वक्त बच्चा खेला, जितना टाइम तक बच्चे ने खेला उतने टाइम में माँ ने क्या किया, हाँ तो माँ ने खाना बना लिया। देखिए इस साइड में देखिए पास्ट की चर्चा है, तो इस साइड भी हमारा पास्ट वाला ही वर्ड हमको काम आ गया, तो कुक्ड हमारा आंसर में देखिए बिल्कुल सही हो गया। विल यू माइंड डैश, बच्चे याद रखिएगा, ये जो है ना एग्जाम में कहीं पर भी अगर ये आपको माइंड वाला वर्ड दिख जाए, याद रखिएगा कहीं पर भी माइंड वाला वर्ड, और माइंड के बाद अगर वर्ब का डिमांड हो तो कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, तो याद रखिएगा हमेशा जैसे ही माइंड वाले वर्ड को देखना है सीधे V4 पे टिक आउट लगाना है, सोचना भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। माइंड वाले वर्ड को देखिए, आंख बंद करके लगा दीजिए ING, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन कहलाएगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। कहीं पर भी माइंड वाला वर्ड दिखे उसके बाद वर्ब फॉर्म मांगे अगर आपसे कि क्या होगा V1 V2 V3 V4 V5 में से क्या होगा, सीधे ING वाले वर्ड पे टिक आउट लगाइए, एकदम करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो, देखिए हमने कहा था ना कीप क्वाइट, याद रखिएगा कीप क्वाइट या फिर रेडियो, ऐसे आप कीप क्वाइट याद रखिएगा, ठीक है ना। कीप क्वाइट, ये कीप क्वाइट मतलब शांत रहो, क्योंकि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं, मतलब काम जारी है, और काम जारी में क्या लगाते हैं हम लोग,
तो आईएनजी का यूज करते हैं ना। तो कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, ऐसे एग्जाम में कभी कभी कीप क्वाइट को हटा देता है बट रेडियो जरूर से लिख देता है, तो आईएनजी वाला वर्ब याद रखना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। वी हैव नॉट डैश हिम फॉर अ ईयर, जिस सेंटेंस में देखिए सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाता है ना। यहां देखिएगा, यहां देखिए बच्चे ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। जिस सेंटेंस में देखिएगा हैज या हैव लगता है, देखिएगा जिस सेंटेंस में हैज या हैव हो उसमें क्या होता है, तो देखिए हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, इनके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, मतलब V3 यूज होता है। तो इसमें V3 कौन है, तो सीन है। क्या है, सीन है। तो वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ ईयर, हम लोगों ने उनको 1 साल से नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज डैश अलार्मिंग, द न्यूज डैश अलार्मिंग, ये जो न्यूज है वो कैसा है, तो ये जो न्यूज है ना एकदम अलार्म करने वाला, मतलब जगाने वाला समाचार है ये, है ना। तो दिस द न्यूज इज अलार्मिंग। शी इज डैश टू सी हर मदर इन लॉ, अब देखिए शी इज, आपको बच्चे पता है कि इज हो चाहे आर हो चाहे एम हो चाहे वॉज हो चाहे वर्ड हो, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव है तो इसमें वर्ड प्लस आईएनजी का ही यूज होता है। इज आर एम हो चाहे वॉज वर हो, क्या लगाएंगे, आईएनजी वाला वर्ब लगाएंगे। तो शी इज गोइंग टू सी हर मदर इन लॉ, वो अपनी सासू मां को देखने या मिलने जा रही है। माई ग्रैंड फादर डैश टी विदाउट शुगर, मतलब मेरे जो दादाजी है ना वो बिना चीनी के ही चाय क्या करते हैं, मतलब उनकी आदत है। जब किसी आदत को दिखाया जाए ना, आदत या रोज का काम, जो रोज का काम है, जैसे उनके दादाजी अगर चाय पीते हैं तो अब कहता है कि बिना चीनी के ही पी जाते हैं, तो मतलब रोज की बात है। तो जब हम किसी आदत की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, रोजमर्रा के जीवन की बात करते हैं ना, तो अब उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग V1 या V5 का ही यूज करते हैं। तो भाई माई ग्रैंडफादर यहां पर फिलहाल क्या लगेगा, तो V5 लग जाएगा। तो माई ग्रैंडफादर टेक्स टी विदाउट शुगर, ठीक है। When evening it gets dark, देखिए यहां पर देखिए V1 या V5 है, मतलब कि प्रेजेंट है। क्या है ये, प्रेजेंट। तो जब देखिए जब एक साइड प्रेजेंट है तो दूसरे साइड भी क्या चाहिए, हमको प्रेजेंट वाला ही वर्ड चाहिए, है ना। तो यहां भी हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट वाला वर्ड। इसमें देखिए कौन है, क्या कम्स हो गया आपका। तो वेन इवनिंग कम्स इट गेट्स डार्क, जब शाम होती है तो अंधेरा हो जाता है ना। दोनों साइड में क्या हो गया, ठीक है। हाँ, टोटल बच्चे 100 क्वेश्चंस हैं आज, 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। रूबी डैश हर इंग्लिश लेसन्स यस्टरडे व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, देखिएगा हमने कहा जिस सेंटेंस में कहीं पर देखिए यस्टरडे क्या है, देखिए ये पास्ट की बात किया, देख रहे हैं पास्ट की बात किया है ये। तो जिस सेंटेंस में लास्ट, पास्ट, एगो, प्रीवियस हो उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें हाँ V2 का यूज किया जाता है। भाई साहब यहां पर हमारे पास V2 में, हालांकि एक और हमारे पास पास्ट वाला वर्ड ये भी है, तो देखते हैं सही कौन सा मैच हो जाता है। रूबी डैश हर इंग्लिश लेसन्स यस्टरडे व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, जब उसके पिताजी ने कॉल किया तो रूबी क्या कर रही थी, तो भाई साहब उस टाइम रूबी ना कोई काम को जारी रख रही थी, मतलब वो काम कर रही थी जिस वक्त उसके फादर ने उसको कॉल किया, ठीक है। तो रूबी वॉज स्टडिंग, देखिए ये भी पास्ट का है, उधर भी पास्ट है, मैच कर गया। तो रूबी वॉज स्टडिंग हर इंग्लिश लेसन्स, रूबी अपने अंग्रेजी वाले लेसन्स को स्टडी कर रही थी कल जब उसके फादर ने उसको कॉल किया। तो फादर ने कॉल किया, उस टाइम उनकी बेटी कोई काम जारी था, कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी डैश स्टडिंग फॉर 2 hours, जिस सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम लग जाए उसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 लगता है। तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से अध्ययन कर रही है, मतलब पढ़ाई कर रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स, है ना। आई हैव, देखिए जिस सेंटेंस में हैज हो, हैव हो या हैड हो उसके बाद वर्ब कौन सा लगता है, भाई साहब तो V3 लगता है। इसमें V3 कौन है, तो ये स्पेंड का V3 होता है, स्पेंट क्या होता है, स्पेंट होता है, स्पेंडेड नहीं होता है। वो सस्पेंडेड कोई और वर्ड है, वो सस्पेंडेड होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। यहां बच्चे स्पेंड V1 है और इसका V2 V3 स्पेंट होता है, क्या होता है, स्पेंट होता है V3। सो आई हैव स्पेंड ऑल माई सेविंग्स।
ही वॉज श्योर दैट, देखिए दैट क्या है, कंजंक्शन है, मतलब इस साइड भी सेंटेंस है, इस साइड भी सेंटेंस है, और इस साइड देखिए क्या है, वॉज है, मतलब पास्ट की बात है, तो यहां भी हमको पास्ट वाला ही वर्ड चाहिए। तो ही वॉज श्योर दैट आई डैश हेल्प हिम, तो इसमें से पास्ट वाला वर्ड कौन है, तो भाई साहब ये वुड जो है वो पास्ट का वर्ड है, शैल विल फ्यूचर का वर्ड हो जाता है, और वुड आपका पास्ट का वर्ड हो जाता है। तो ही वॉज श्योर दैट आई वुड हेल्प हिम, मतलब उसको यकीन था कि मैं उसकी मदद कर दूंगा। ओके, आई डैश इन द मॉर्निंग, देखिए कह रहा है कि मॉर्निंग में मैं क्या करता हूं, तो मैं मॉर्निंग में वॉक करता हूं, तो ये रोज की आदत बता रहा है, तो जो काम रोज के बारे में कहे उसमें V1 या फिर V5 लगता है ना। तो आई के साथ तो हम लोग V1 का ही यूज करते हैं, आई के साथ तो V5 नहीं लगाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। ही नेवर डैश अ लाई, अब देखिए ही नेवर डैश अ लाई, देखिएगा कह रहा है कि वो कभी नहीं झूठ बोलने की बात है वो, तो वो कभी नहीं झूठ बोलता है, तो कह सकते हैं ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, देखिएगा बिफोर के एक साइड में V1 या V5 हो तो दूसरे साइड में शैल या विल होना जरूरी है। क्या है, बिफोर के एक साइड अगर V1 या V5 दिया हो तो दूसरे साइड में शैल या विल होना जरूरी है। तो आई के साथ यहां पर क्या है भाई साहब, यहां देखिए शैल का ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन विल तो है, तो विल वाले पे हम टिक आउट कर सकते हैं। तो आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले ही मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, ये कह रहा है। ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट, ओके, इज आर एम के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो इज हो, आर हो, एम हो, वॉज हो, वर हो, उसके बाद तो हम लोग V4 का ही यूज करते हैं। तो ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, मतलब वो एक फ्लैट खरीदने वाला है या फिर खरीदने जा रहा है। इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, जिस सेंटेंस में सिंस या फोर के साथ टाइम मेंशन्ड हो उसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ V4 लगता है, तो इट के साथ हमने लगा दिया है पर हैज बीन रेनिंग। सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, पिछले शाम से ही बारिश लगातार अभी हो ही रही है, खत्म नहीं हुई है। हैव यू डैश हर, हैव यू डैश हर, जिस सेंटेंस में हैज हो, हैव हो, हैड हो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तीसरा क्या है, सी का V3 सीन होता है ना। सो हैव यू सीन हर, क्या तुमने उस लड़की को देखा है। आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा क्या करते हुए, तो मैंने उसको देखा इंतजार करते हुए, जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था, तो आई सॉ हिम वेटिंग फॉर यू, मैंने उसको देखा तब देखा जब वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो आई सॉ हिम वेटिंग फॉर यू। यहां देखिए बच्चे कुछ क्वेश्चन आए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब एक्टिव में सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव में सेंटेंस लिखा और इसका आपको पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में ना बहुत आसान होते हैं, समझ गए ना। अगर हल्का फुल्का अगर आपको नॉलेज होता है एक्टिव पैसिव का तो आप आराम से यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको खाली मिला करके टिक आउट लगाना है, यहाँ पर लिखने की बात तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, लिखना तो पड़ेगा नहीं, तो हल्का फुल्का दिमाग लगाइए और आंसर लगा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, आई हेल्प द ओल्ड वुमेन, आपको पता है देखिए अगर ये एक्टिव है तो जिस एक्टिव में V2 यूज किया गया है उसका पैसिव क्या होता है, उसके पैसिव में वॉज या वर के साथ V3 लगता है। अब देखिए हल्का फुल्का देखिए खाली मिलाना है, इस एक्टिव में V2 यूज हो चुका है तो इसका पैसिव क्या होगा, वॉज या वर्ड के साथ V3। अब जिसमें वॉज या वर्ड का ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें तो हैज हो गया, आंसर आउट, इसमें है ही नहीं, आंसर आउट। बाकी बचे दो, द ओल्ड वुमन वॉज बीइंग, अच्छा इसमें बीइंग लगाने का मतलब नहीं है, वॉज वर्ड के साथ सीधे V3 लगता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। एग्जाम में 1 मिनट का टाइम भी अगर आप लेते हैं क्वेश्चन को बनाने में एक्टिव पैसिव चाहे नरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 मिनट का टाइम लीजिए, 1 मार्क्स ले लीजिए उसमें से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, पैसिव वॉइस ऑफ आई नो यू, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आई नो यू का पैसिव क्या होता है। बहुत बार लोग ऐसे ही पूछ देते हैं, आपके दोस्त लोग पूछ देते हैं, घर में कोई पूछता है, कोई रिश्तेदार पूछ देते हैं कि आई नो यू का पैसिव क्या बनता है, और ये ऐसा सवाल है जहां बच्चे मिस्टेकन हो जाता है उनसे, ठीक है ना। आई नो यू का पैसिव बच्चे ऐसे बनाते हैं, अच्छा जिस सेंटेंस में V1 या V5 हो उसका पैसिव क्या होता है, तो उसका पैसिव होता है इज, आर
या एम के साथ V3, फिर लगाते हैं बाय और बाय के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। तो बच्चे लोग इस रूल पे चल के क्या बनाते हैं सीधे, आई एम नॉन बाय यू। 90% बच्चे इसी पे टिक आउट लगा के एग्जाम में चले आते हैं, जबकि बच्चे यहां अगर आपने टिक आउट लगाया अगर आपने भी इस पे, तो आपका नंबर यहां पे कट जाएगा। आई नो यू का बच्चे जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे यहां पर लगा चलाएंगे यू आर नॉन बाय मी, कि उनको लगेगा भाई साहब के रूल के हिसाब से तो सही है, बट यहां बच्चे आपका नंबर कट जाता है, ठीक है ना। ये तो खैर बिल्कुल यहां पे गलत हो जाता है, यहां तो ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चा क्या देखिए, यू आर नॉन टू मी। अब यहां पे ये टू कैसे लग गया, जबकि पैसिव में तो बाय लगाया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा, ये नो, जब इस नो वाले क्वेश्चन का जब जब पैसिव बनेगा ना, तब तब इसके साथ टू ही यूज किया जाएगा, बाय का यूज नहीं होगा। तो यू आर नॉन टू मी आपका बेस्ट आंसर यहां पे कहलाएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू आर नॉन बाय मी आपका रॉन्ग आंसर होगा। यू आर नॉन टू मी ही आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प मी, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, जिस एक्टिव में प्लीज लिख दे, प्लीज लिखा हुआ हो चाहे काइंडली लिखा हुआ, दो में से कोई एक, तो समझ जाइए कि जो रिक्वेस्टेड वाला आपका आंसर है। तो कहां भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा, जिस सेंटेंस में है ना, ये देखिएगा, इसका देखिए आंसर ऐसे ही होता है, ये देखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड 2 + V1, देखिएगा यू आर, ये वर्क तो होगा नहीं, आउट। यू आर रिक्वेस्टेड टू तक कहां यहां तक है, तीनों सेम है। 2 के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए। अच्छा, इसमें प्लीज लगाने का जरूरत नहीं होता, ये एक्स्ट्रा लिखा, आउट। यू आर रिक्वेस्टेड टू, 2 के बाद क्या बोला, V1, ये V2 क्या कर रहा है, आउट। बी इज द राइट ऑप्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप में से कितने बच्चों का ऑप्शन आपने बी पे लगाया है, हाँ ठीक है ना। चलिए, पैसिव वॉइस ऑफ कैन यू हेल्प मी, देखिए जिस एक्टिव में ये कैन, कुड मतलब कि मॉडल वर्ब दिख जाए, मॉडल वर्ब, उसका पैसिव भी सेम मॉडल वर्ब होना चाहिए, सेम मॉडल वर्ब होना चाहिए, सेम मॉडल वर्ब होना चाहिए। देखिए जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो और उसमें अगर आपको मॉडल वर्ब दिख जाए, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, तो समझिए कि पैसिव में भी उसी सेम मॉडल वर्ब में आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कैन है और बाकी समय देखिए शुड आ गया, कुड आ गया, यहां पर कुड क्या कर रहा है भाई साहब, कैन का जवाब तो हम लोग सेम मॉडल वर्ब में जवाब देंगे ना, तो कैन आई बी हेल्प बाय यू, ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। पैसिव वॉइस ऑफ ओपन द डोर, देखिए जिस एक्टिव में लगे कि भाई साहब इसमें ऑर्डर देने का काम हो रहा है, ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब भी इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आए ना कि ऑर्डर देने का काम कर रहा है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव क्या बनता है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। देखिए हमने क्लास में आपको बता दिया था ना, ये देखिए, सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 कहां पर है, देखिए सो लेट वाले में 2 ऑप्शन, ये गया, ये गया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। सो बी इज द राइट ऑप्शन। माई फादर सेड टू मी गो होम, प्यारे बच्चे अब यहां देखिए नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। क्वेश्चन डायरेक्ट में है, इसका आंसर आपको इनडायरेक्ट में इंटरचेंज करके देना है, इसी को नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसका इनडायरेक्ट में जवाब देना है। तो देखिएगा, माई फादर सेड टू मी गो होम, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गो होम, घर जाओ। इसका मतलब मेरे पिताजी मुझसे क्या कह रहे हैं, मतलब मेरे पिताजी मुझको ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। यहां देखिए माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, देखिए डी इज द राइट ऑप्शन। माई फादर सेड टू मी गो होम, यहां देखिए सेड टू मतलब क्या होगा, देखिए ऑर्डर हो गया, यहां पे ऑर्डर देने का काम हो रहा है, तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा सेड आई नेवर ईट फिश, आशा सेड, तो देखिए सेड का जवाब किस में देते हैं, सेड का जवाब देखिए जब सिर्फ सेड लिखा होता है ना, सेड, जब सेड लिखा होता है तो सेड का जवाब सेड में ही देना होता है। अब यहां देखिए टोल्ड क्या कर रहा है, यहां सेज क्या कर रहा है, ये 2 ऑप्शन देखिए आउट हो गया, बाकी बचे 2 ऑप्शन। आशा सेड दैट आई नेवर ईट फिश, तो शी नेवर एट फिश, बी इज द राइट ऑप्शन, सी कट गया यहां पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने कहा
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आपको बच्चे पता है जब कॉमा के बाहर जब सेड होता है तो सेड के बदले यहां पर देखिए सेड लिखा सकता है ना। यहां देखिए सेड को लेकर सेड लिखाएगा, तो यहां टोल्ड क्या कर रहा है, इन्फॉर्म्ड क्या कर रहा है, तो डी और बी आउट हो गए। तो शी सेड दैट शी, है ना, हैज है बदलेगा हैड में, तो देखिए ए इज द राइट ऑप्शन, सी कट गया यहां पर। कॉमा के बाहर में सेड हो चाहे सेड टू हो, कॉमा के अंदर में अगर हैजव हो तो बदल जाता है हैड में। अब जिन बच्चों ने नरेशन को पढ़ा है तो अच्छे इसको बना सकते हैं। तो शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। रीता आस्क्ड मीता व्हाट इज द प्रॉब्लम। रीता आस्क्ड मीता, देखिए आस्क का जवाब देखिए आस्क में देंगे, सेड टू में नहीं देंगे, है ना। दो ऑप्शन देखिए ऐसे ही कट गए। आस्क का जवाब आस्क्ड में होगा, तो रीता आस्क्ड मीता, रीता आस्क्ड मीता, है ना। ये देखिए इज आर एम बदल जाएगा, वॉज वर्ड में देखिए बदल गया, सो डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, बी आउट। शी सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। शी सेड टू मी, देखिए सेड टू बदल जाएगा यहां पर किसमें, आस्क्ड में, है ना। आस्क कहां भाई से लिखा हुआ है, देखिए यहीं पर आस्क लिखा हुआ है। जिस सेंटेंस में कॉमा के अंदर में क्वेश्चन मार्क हो तो वहां पर आस्क्ड ही वर्ड यूज किया जाता है। तो शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल। ही सेड व्हाट इज ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ होना चाहिए, इज लिखा गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर जगह है ये। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए वो इसमें एक्सक्लेम कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क वाले में तो आखिर एक्सक्लेम ही किया जाएगा, है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नरेशन हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ा आसान होता है, खाली हल्का फुल्का भी नॉलेज होना चाहिए, बस इतना सा। ओके आगे बढ़ते बच्चे। दे सेड टू अस गुड इवनिंग, दे सेड टू अस गुड इवनिंग। तो उन्होंने हमें गुड इवनिंग कहा, इसका मतलब हमें क्या किया, हमें विश किया। अगर हम किसी को गुड इवनिंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो ये क्या हो रहा है, उसको हम लोग विश कर रहे हैं, है ना। तो दे विश्ड अस गुड इवनिंग बन गया। ही सेड आई एम इल टुडे, उसने मुझसे कहा। देखिए जब इस साइड में देखिए जब पास्ट की बात हो रही है, देखिए जब यहां पास्ट है V2 है तो इसके अंदर भी तो भाई साहब पास्ट वाला वर्ड चाहिए ना। तो ये यहां पर इज आर एम क्या कर रहा है, इसकी जगह पे वाजवर होना चाहिए, तो कहां पर देखिए वाजवर है, एक यहां है देखिए, है ना। तो यहां देखिए आपका ऑप्शन आउट हो गया। वॉज यहां पर है बट यहां देखिए टुडे के बदले दैट डे तो लिखा ही नहीं, इसलिए ये भी आउट हो गया, ये भी आउट, ये भी आउट। हमने कहा कि जब दो सेंटेंस में तो बैलेंस बना के चलना होता है, अगर इस साइड पास्ट है तो हमें इस साइड भी पास्ट वाले ही ऑप्शन को सही करना होता है, बस इतना सा। मिस्टर सिंह सेड शी विल डांस, देखिए यहां पर देखिए पास्ट है तो यहां पर यहां भी हमको पास्ट वाला वर्ड चाहिए। अब इस तरह देखिए विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट तो वुड होता है, तो देखिए वुड वाला आंसर पे टिक आउट हो गया। अगर आप देखिएगा तो जब इस साइड में पास्ट वाला वर्ड है, ये सेड क्या है, V2 है, और V2 को पास्ट वाला वर्ड कहा जाता है। तो जो पास्ट वाला वर्ड है तो दूसरे साइड भी इसको पास्ट वाला वर्ड चाहिए, और इसमें से पास्ट तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो बचा क्या। जब 4 में से 3 गलत ही हैं तो चौथा तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ना। बात समझ रहे ना। देखिए ऑप्शन को छांटने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ कि ये 3 ऑप्शन को हम छांट दिए कि भाई साहब तुम नहीं होगे, और चौथा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीतू सेड मीरा। ठीक है, मीरा ने मीतू से कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए तो मीरा ने सेड मतलब V2 मतलब पास्ट की बात, तो जब यहां पास्ट है तो फिर यहां पर ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, इसकी जगह पे भाई साहब पास्ट वाला वर्ड दो, है ना, इसकी जगह पे भाई हमको पास्ट वाला वर्ड दो। तो देखिए यहां देखिए तो मीरा टोल्ड मीतू दैट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहां पर देखिए पास्ट वाला वर्ड है ना, वॉज, देखिए तो शी इज द राइट ऑप्शन, शी इज द राइट ऑप्शन। शी सेड आई एम गोइंग होम। देखिए जब यहां पर पास्ट है तो यहां पर भी पास्ट वाला वर्ड चाहिए, है ना भाई साहब। यहां देख लीजिए जब यहां पास्ट है तो यहां पर प्रेजेंट क्या है, यहां पर फ्यूचर क्या है, यहां प्रेजेंट क्यों, देखिए यहां पर पास्ट है ना, तो बी इज द राइट ऑप्शन। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग होम, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड वेयर इज माई सूटकेस, ही सेड वेयर इज माई सूटकेस। यहां देखिए यहां पर सेड है मतलब पास्ट है,
तो यहां भी हमको पास्ट वाला वर्ड चाहिए। तो शी सेड, अब बताइए क्या ये पास्ट है? नहीं। ये पास्ट है? नहीं। ये पास्ट है? नहीं। यहां देखिए पास्ट है, ये यहां भी पास्ट है और देखिए यहां भी पास्ट है ना। तो ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वॉज। ही सेड यू आर अ ग्रेट फूल। उसने कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो यहां देखिए जब यहां पर पास्ट है तो यहां भी हमको पास्ट वाला वर्ड चाहिए, है ना। बैलेंस करके चलना पड़ता है दोनों साइड में। जब इधर का पास्ट है तो इधर का पास्ट होना चाहिए। अब देखिए ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, आउट हो गया। तीन ऑप्शन देखिए, तीनों पास्ट हैं, सही जा रहे हैं। ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही, बट ये प्रेजेंट का हो गया, ये ऑप्शन आउट हो गया। यहां पर हमको पास्ट वाला वर्ड चाहिए। अब देखिए तो इज आर एम की जगह पे भाई साहब वॉज वर लिखाता है, तो हो गया हमारा मामला क्लियर, है ना। ही सेड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। शी वॉज कॉल्ड डैश इन इंटरव्यू। प्यारे बच्चों यहां से आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एक वो चैप्टर होता है जिसमें बच्चों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो रूल पर भी बेस्ड होते हैं और वो एक्सेप्शन बेस्ड होते हैं, मतलब कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन होते हैं। और एग्जाम में फिक्स्ड वाले कुछ ज्यादा ही तबाही मचाने लग जाते हैं, समझ गए। तो प्रीपोजिशन वो है, अगर आपको प्रीपोजिशन चैप्टर के बच्चे क्वेश्चन को टच करना होगा एग्जाम में, एकदम समझिए कि ना के बराबर वैसे तो टच करना पड़े, तो जब तक आप श्योर ना हो जाए ना तब तक ऐसे क्वेश्चन को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, समझ गए ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रीपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन वही बच्चे बना सकते हैं जिनको हिंदी मीनिंग निकालना आता है। ये बहुत बड़ी बात होती है प्रीपोजिशन चैप्टर में, और जिन बच्चों को हिंदी मीनिंग निकालने आता है वो प्रीपोजिशन को आंसर बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे देखिए शी वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया, किस चीज के लिए? अगर किसी को बुलाते हैं तो किसी ना किसी चीज के लिए ही बुलाते हैं, उसका पर्पस दिखाते हैं। तो उसको बुलाया गया किस चीज के लिए भाई साहब? तो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए का के लिए अंग्रेजी क्या होता है? तो फोर होता है। क्या होता है? फोर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन तब बनाइए जब आप श्योर हो कि हाँ आपको इसका पूरा हिंदी निकालने आता है, ठीक है ना। तो शी वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कॉल के साथ फॉर ही हमेशा लगता है, नहीं हो सकता। कॉल के साथ अपॉन लगता है ना, कॉल एट भी लगता है, सब लगाने के मीनिंग अलग बदल जाते हैं, ठीक है ना। आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूं। आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूं, वो घर है ना जहां वो रहता है, जिसमें वो रहता है। तो दैट ही लिव्स, अब घर के अंदर रहने की, अब कोई रहता तो कहां रहेगा? तो घर के अंदर ही रहेगा ना। और अंदर को क्या कहेंगे? तो अंदर को भाई साहब इन कहते हैं। तो जिस घर में वो रहता है मैं उस घर को जानता हूं। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। रीता इज टायर्ड, रीता इज टायर्ड डैश दिस वर्क। बताइएगा। देखिए किसी चीज से उब जाना, है ना, किसी चीज से उब जाने को मतलब टायर्ड हो गए, मतलब कि उसे उब गए, थक गए हैं। तो रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, रीता इस काम से उब गई है। रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क। विच हैंड डू यू राइट डैश, मतलब तुम किस हाथ से लिखते हो? हर कोई हाथ से लिखता है, तो दो हाथ है, कोई बायां से लिखता है, कोई दायां से लिखता है ना। तो कह रहा है कि तुम किस हाथ से लिखते हो। अगर मान लीजिए उसको पेन पकड़ा दिया जाए तो आखिर हाथ में तो पकड़ के ही लिखेगा। तो जब भी किसी चीज को हाथ में पकड़ के जब लिखने की बात होती है ना तो वहां हमेशा विद का यूज किया जाता है। जब भी किसी चीज को हाथ में, चाहे बायां हो चाहे दायां हो, अगर उसको होल्ड करके अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि कोई चाकू का इस्तेमाल करके सब्जी काटते हैं, चाहे कैंची का इस्तेमाल करके कपड़ा काटते हैं, समझ गए ना, कोई पिन लेके किसी को चुभो देते हैं, सुई लेके सील देते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जब भी हाथ की बात आएगी ना तो याद रखिएगा विद का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। आई एम फेड अप, देखिए फेड अप, फेड अप, फेड अप के साथ हमेशा विद लगता है। देखिए ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। फेड अप विद, इसका मतलब होता है उब जाना। क्या होता है? उब जाना होता है। फेड अप विद, ये देखिए फिक्स्ड है, ये सब याद कर लिए तो अच्छा रहेगा। फेड अप विद सोचना ही नहीं है, देखिए नो कंफ्यूजन। जहां फिक्स्ड है तो कंफ्यूजन है, खाली बस याद रहना चाहिए। जैसे आई एम फेड अप विद दिस वर्क, मैं इस काम से उब गया हूं, है ना, याद रखिएगा। ही इज सॉरी वॉट ही डिड, ही इज सॉरी, उसको दुख है जो उसने किया है। तो जो उसने किया उस बात के लिए उसको दुख है,
जो उसने किया उस बात के लिए उसको दुख है, तो ही सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। उसको दुख है उस बात के लिए, उस काम के लिए जिस काम को उसने किया, तो ही सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। जैसे कोई बोलता है सॉरी, सॉरी जैसे हमने बोला सॉरी, तो आप कहेगा ना सॉरी फॉर व्हाट, किस लिए सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट, तो सॉरी फॉर। वी आर प्राउड डैश आवर सेक्युलरिज्म। देखिए हमें अपने सेक्युलरिज्म पे गर्व है, तो प्राउड के साथ आप लोग बचपन से बोलते हैं, नहीं बोलते आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो कुछ चीजें देखिए जुबान पे सेट है, कुछ चीजें जुबान पर सेट है, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलता है ना, पहले लोग होते हैं ना, तो आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड के साथ ऑफ फिक्स्ड हो जाता है यहां पर। कम एंड सिट डैश मी, कम एंड सिट डैश मी, यहां दिखा रहा है कम एंड सिट, तो देखिए आओ और बैठ जाओ, तो बैठने को अगर किसी को बुला रहे हैं कि आओ और बैठ जाओ, तो माथा पर तो नहीं बैठ जाएगा, या तो पीछे बैठेगा, या तो सामने बैठेगा, या तो अगल बगल में बैठेगा। तो अगल बगल का अंग्रेजी होता है बिसाइड, क्या होता है, बिसाइड होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है भाई साहब बगल में। अगर ऑप्शन में बिसाइड नहीं है तो भाई बाय है ना, तो बाय का मतलब भी होता है बगल में, तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कम एंड सिट बाय मी, बाय का भी मतलब होता है बगल में, चाहे दायां बैठे, दाएं बगल में बैठे, चाहे बाएं बगल में बैठे, वही होता है। ऐसे ऑप्शन में बिसाइड होता है, बट बिसाइड अगर ना दे तो बाय ऑप्शन वहां पर दिया गया है। ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, देखिए ये बच्चे देखिए फिक्स है। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को रोकना। अगर जब भी हम किसी को कोई काम करने से रोकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट बोलते हैं। तो ही प्रोहिबिटेड मी, उसने मुझे रोका क्या करने से, तो सिनेमा हॉल जाने से, ठीक है ना। तो यहां देखिए प्रोहिबिट के साथ यहां पर प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, क्या होता है, तो फ्रॉम होता है। तो देखिए फ्रॉम ऑप्शन फिक्स्ड है, प्रोहिबिट के साथ यहां पर फ्रॉम फिक्स्ड है। अगर आप याद कर लेते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसको बना सकते हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, देखिए बहुत पुरानी कहावत एक है, हार्ड वर्क इज की सक्सेस, मतलब कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, मतलब चाबी है। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो इस लाइन का देखिए एकदम फिक्स सेंटेंस, देखिए हार्ड वर्क इज की के बगल में क्या लगता है, देखिए टू लगता है। अब ये अगर हमको याद था तो हमने बना लिया, अगर आपको भी याद रह जाए क्वेश्चन आ जाए तो बना लीजिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये एक फिक्स्ड लाइन ही होता है ये, है ना, कि कड़ी मेहनत सफलता की चाबी है। टेक केयर डैश, ये देखिए किसे बोलते हैं, टेक केयर, तो मतलब ध्यान रखो। अब चाहे किसी चीज का ध्यान रखो, टेक केयर, और टेक केयर के साथ भाई साहब प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, क्या होता है, ऑफ। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बोलते हैं ना, टेक केयर ऑफ योर फोन, अपने फोन का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। तो टेक केयर के साथ यहां पे ऑफ फिक्स्ड है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग, प्रोहिबिट के साथ क्या लगता है, तो फ्रॉम लगता है। और क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ओके। दे वर इनवाइटेड डैश लंच, देखिए दे वर इनवाइटेड, उनको न्योता दिया गया था, उनको न्योता मिला था। आखिर जब किसी को न्योता देते हैं तो भाई तो किसी ना किसी चीज के लिए ही देते हैं, चाहे शादी के लिए, चाहे खाना होना, चाहे बर्थडे उडे कुछ भी के लिए, है ना। तो दे वर इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया था, किस लिए भाई साहब, तो लंच के लिए। तो फॉर, किसी चीज के लिए उसको इनवाइट किया गया, तो फॉर लंच। ही इज डैश होम, वो घर पे है, क्या बोलते हैं, वो घर पर है। तो घर पर का अंग्रेजी क्या होता है, घर पर का अंग्रेजी होता है एट होम, क्या बोलते हैं उसको, एट होम कहते हैं। इसमें देखिए सब क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हाँ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, चूज द बेस्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब क्या कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से क्या कहेगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 में से कौन सा एक वर्ड है जो एकदम करेक्ट तरीके से स्पेल्ड किया हो, मतलब कि स्पेलिंग उसका लिखा हुआ है।
तो इन चार में से एक ही वर्ड को चार अलग अलग स्पेलिंग के साथ देखिए लिखा गया है। तो डिस्क्राइब का सही स्पेलिंग क्या होगा? डिस्क्राइब मतलब होता है ना वर्णन करना, किसी चीज को विस्तार से बताना, तो उसको क्या कहते हैं देखिए। तो डिस्क्राइब देखिए DESCRIBE, डिस्क्राइब मतलब हो गया वर्णन करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, फेवरेट देखिए, फेवरेट का सही स्पेलिंग क्या होगा? फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट फूड, दिस इज माई फेवरेट मूवी, फेवरेट क्रिकेटर, कोई एक फेवरेट वर्ड है ना। ये देखिएगा FAVORITE, ये देखिए कंप्यूटर में लिखाता है। ये कंप्यूटर पर जब आप टाइपिंग कीजिएगा उसके लिए सही है, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए FAVOURITE, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये कंप्यूटर में टाइप करते टाइम में ये सही होगा, और एग्जाम के लिए प्यारे बच्चे आपका ये वाला सही होगा, ये एग्जाम के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा FAVOURITE। ये थिनर, थिनर का सही स्पेलिंग क्या होगा? THINER, THEENER, बताइएगा थिनर का सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए? ये सब देखिए विद इन 10 सेकंड्स वाले क्वेश्चन है। ऐसे से क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के बनाइएगा ना, जब लगे आपको कि हाँ कि सर अब 48 क्वेश्चन तो बन गया है बुक से, 2 क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा बुक से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के बना लीजिएगा। 85 तो बनाना है ना। नेक्स्ट वन, फेयरी। फेयरी देखिएगा, फेयरी का मतलब क्या होता है? उग्र होता है, मतलब किसी चीज में तीव्रता ला देना, उग्र कर देना उसको, भड़का देना उसको, है ना, थोड़ा भड़काऊ टाइप का। तो उसका सही स्पेलिंग क्या होता है बताइए? हाँ, तो FEIRY होता है क्या भाई साहब? फेयरी हो जाता है वो, उग्र। क्वेरल मतलब झगड़ा करना, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? क्वेरल, बताइएगा। चलिए, तो यहां चारों को जब देख रहे हैं तो भाई साहब बाकी तो उटपटांग टाइप के लग रहे हैं देखने में, एक है जो सही है, ये QUARREL, क्वेरल। ओके। इम्पैशेंट मतलब क्या होता है? इम्पैशेंट का मतलब होता है, जैसे पेशेंट का मतलब होता है क्या? जैसे कि कोई चीज जो धैर्यवान है, उसमें धैर्य है, उसमें सब्र है, और जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं इम्पैशेंट है, उसमें धैर्य नाम का चीज है नहीं। तो इम्पैशेंट देखिएगा, पेशेंट PATIENT मतलब धैर्यवान है ना, उसके बाद सब्र है, और जिसमें नहीं है उसके आगे इम लग जाता है, तो भाई साहब वो धैर्यवान नहीं है। तो इम्पैशेंट, ए आपका स्पेलिंग सही है इम्पैशेंट का। अपील करना, किसी से अपील करना मतलब याचना करना, मतलब विनती करना, ये काम हमारा करवा दीजिए, अपील करना। तो अपील वर्ड का सही स्पेलिंग क्या है? हाँ, तो अपील वर्ड का सही स्पेल क्या हुआ? क्या है? APPEAL, अपील। रिकमेंड करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना कि हाँ प्रेफर करना कि ये चीज ज्यादा अच्छा है, रिकमेंड करना, सिफारिश करना किसी चीज का। तो रिकमेंड का सही स्पेलिंग क्या होगा? डबल एम कहां पर है भाई साहब? रिकमेंड में याद रखिएगा भाई साहब डबल एम यूज होता है, तो देखिए डबल एम यहां पर है, RECOMMEND, डबल एम। स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्ट्रगल का स्पेलिंग क्या सही होना चाहिए? STRUGLE या STRUGGLE? हाँ, या STRAGAL, STRIGG। स्ट्रगल तो होता नहीं है ना, स्ट्रगल तो होता नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं। ओके, चलिए, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, सीज मतलब घेराबंदी कर देना, किसी चीज को भाई साहब घेराबंदी कर देना। तो बताइए यहां पर क्या होना चाहिए? घेराबंदी कर देना का अंग्रेजी में बताइए क्या होना चाहिए? घेराबंदी कर देना उसको बोलते हैं सीज, मतलब घेराबंदी लगा देना। तो उसका वजह स्पेलिंग होता है SIEGE, सीज। नेक्स्ट वन, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है जिसके पास, अ पर्सन हु हैज अ गोल, जिसके पास एक लक्ष्य है ना, महत्वाकांक्षी है वो, तो उसको एम्बिशियस बोलते, जिसके पास एक एम हो, है ना, तो एम्बिशियस हो जिसके पास में, वो एम्बिशियस हो। एम्बिशियस AMBITIOUS, जो सपने देखना जानता हो।
इंगेज करना, किसी चीज में इंगेज रहना, है ना, व्यस्त रहना। तो इंगेज का सही स्पेलिंग क्या होगा? इंगेज का सही स्पेलिंग क्या होगा? ओके, तो इंगेज, ENGAGE, इंगेज आपको बच्चे यहां पर स्पेलिंग हो जाता है ENGAGE, इंगेज। हाँ, GAZE नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। फर्टाइल एक होता है, हाँ फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ होता है। फर्टाइल है तो मतलब उपजाऊ है, मतलब कि इसमें फसल है, उपजता है। तो फर्टाइल का सही स्पेलिंग क्या होता है? बैरन का मतलब होता है जो बंजर है जमीन, और उसका ऑपोजिट होता है फर्टाइल, है ना। तो फर्टाइल का मतलब बच्चे उपजाऊ होता है, FERTILE, फर्टाइल। रेडियंट, रेडियंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसमें चमक है, ब्राइट है, चमकीला है, रेडियंट है वो, है ना। तो रेडियंट का सही स्पेलिंग क्या होता है? रेडियंट, हाँ, तो डी इज द राइट ऑप्शन, RADIANT, रेडियंट होता है, मतलब चमकीला चाहे शाइनिंग। बैनिश, बैनिश मतलब कुछ धुंधला, चाहे वो चीज गायब हो जाना, ढल जाना। बैनिश, BANISH, बैनिश होता है, BANISH। डॉटर, देखिए बहुत सिंपल स्पेलिंग देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइए। डॉटर, डॉटर का स्पेलिंग कौन नहीं जानते होंगे, है ना। डॉटर है, सन है, DAUGHTER, डॉटर। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का स्पेलिंग क्या होता है? तो PRO, प्रो हो गया, इसमें ग्रेस हो गया, तो प्रोग्रेस हो गया, PROGRESS, प्रोग्रेस मतलब विकास। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मतलब कि कोई मौका चाहे अवसर प्रदान किया गया, तो अपॉर्चुनिटी। ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। और डबल पी भाई साहब शुरुआत में ही हो जाता है, इसमें डबल पी कहां पर है भाई साहब? यहीं पर तो है, तो OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। एडेप्टेड या एडॉप्टेड, देखिए एक होता है एडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ, और एक होता है एडेप्टेड, है ना, मतलब अपने आप को किसी चीज में ढाल लेना, एडेप्टेड को कहते हैं। यहां देखिएगा ADAPTED, यहां पर एडॉप्टेड ना होके बल्कि एडेप्टेड दिया गया है। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति होता है। जब किसी के यहां कुछ घटना हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? उसको सिंपैथी जताने जाते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा हिम्मत देने जाते हैं सिंपैथी के लिए। तो सिंपैथी बताइए स्पेलिंग क्या होना चाहिए इसका? तो SYMPATHY, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। किसी को कन्विंस कर लेना, उसको मतलब किसी काम को करने के लिए मना लेना, कन्विंस कर लेना, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है कन्विंस का? तो कन्विंस CON से स्टार्ट होता है, VINC पे खत्म होता है, CON VINC। प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम का स्पेलिंग क्या होता है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम PROB, प्रोबे नहीं, PROB, हाँ देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, PROBLEM, प्रॉब्लम। आइए बच्चे, यहां पर सेंटेंस में कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं बच्चे, आपको बताना है सही से, ठीक है ना। देखिए, वह बाजार गया है, जिस सेंटेंस में, है ना, या है, ई है दिया होता है ना, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के साथ V3 लगाया जाता है। जिस भी सेंटेंस में या है लिख जाए, जैसे आया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, या फिर चुका है, चुकी है ना, चुका है, चुकी है, पढ़ा है, लिखा है, आया है, गया है, तो हैज़ के साथ V3 का यूज करते हैं। कहीं पर है, हाँ देखिए यहां पर है, तो ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे ना, जिस भी हिंदी सेंटेंस में या है, ई है, आया है, गया है, देखा है, सुना है, आ चुका है, जा चुका है, पढ़ा है, लिखा है, अगर कुछ ऐसा सेंटेंस में सिंबल दे तो उसके लिए प्यारे बच्चे आपका जो क्या होता है ना, हाँ, तो हैज़ के साथ V3 लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, क्या तुम पत्र लिख रहे हो? ट्रांसलेशन बनाना बड़ा ही आसान होता है एग्जाम में, आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? देखिएगा, रहा है, रही है, जिस सेंटेंस में रहा है, रही है होता है, उसके साथ क्या लगता है? उसके साथ तो इज RM होता है, और साथ में वर्ब प्लस ING होता है, मतलब V4 होता है। तो देखिए इसका सही क्या होगा?
तो सही यहां पर देखिए आराम से हो गया। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? हाँ। नेक्स्ट वन, जो वह कहता है सही है। देखिए ताहू तीहू, ताहू तीहू का जवाब किस में होता है? V1 या V5 में होता है। तो जो वह कहता है, देखिए जो का मतलब होता है वॉट, वॉट, तो जो वह कहता है सही है। सो वॉट ही, वॉट तो चलो यहां भी है यहां भी है, यहां तो नहीं है, कट गया। अब यहां भी वॉट यहां भी वॉट, किसको सही माने? लेकिन भाई साहब हमने देखा कि यहां पर V1 या V5 चाहिए, ING नहीं चाहिए, तो B हट गया, C लग गया यहां पर। देखिए सो वॉट ही सेज इज राइट, जो वह कहता है सही है। क्या रीना को पुस्तक दी गई? क्या रीना को पुस्तक दे दी गई? कोई काम मतलब कर दिया गया, कोई काम जो हो गया कर दिया गया। देखिए कोई काम अगर कर दी गई है ना, कोई काम जो कर दिया गया उसमें होता है वॉज या वर्ड के साथ V3, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस। तो देखिए यहां पर किस में लगा भाई साहब वॉज वर्ड के साथ V3? इसमें तो वॉज वर्ड नहीं है, इसमें भी वॉज वर्ड नहीं है, इसमें भी वॉज वर्ड नहीं है, तो B इज द राइट ऑप्शन। वॉज द बुक गिवन टू रीना, कोई काम जो कर दिया गया है ना, वॉज वर्ड के साथ V3। उसे कार्य पूरा करने दो, हमको आप देखिए ने दो, ने दो, जब भी कहीं पर ये ने दो, जैसे आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, कोई काम करने दो, ने दो का मतलब होता है लेट, समझिए ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां देखिए उसके बाद देखिए V1 ऐसे यूज कीजिए, यहां देखिएगा लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे कार्य पूरा करने दो, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। जैसे मुझे देखने दो तो लेट मी सी, मुझे जाने दो लेट मी गो, वैसे उसको करने दो तो लेट हिम डू, उसको ये काम पूरा करने दो तो लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क। एक गिलास पानी लाओ, देखिए जिस सेंटेंस में ओ का साउंड आ जाए, आओ, ओ वाला साउंड, ओ, आओ, बैठो, सुनो, लिखो, ओ वाला साउंड अंत में फिनिश आना चाहिए था, ओ वाला साउंड, ठीक है ना। ओ, आओ, बैठो, पानी लाओ, लाके दो, ओ बोलना चाहिए लास्ट में। अब जिसके अंत में भाई साहब ये ओ वाला साउंड आ जाता है ना, ओ वाला साउंड अगर आ गया तो उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा V1 से, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फिनिश करते हैं। तो बताइए V1 से स्टार्ट कौन हुआ है? इसमें V1 से स्टार्ट कौन हुआ है? जब जब ये ओ वाला साउंड आएगा, ओ वाला साउंड, तो हमेशा उसको V1 से स्टार्ट कीजिए, है ना। यहां देखिए, ये देखिए V2 से स्टार्ट किया, गलत हो गया। ये देखिए सीधे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, गलत हो गया। ये लेट से, गलत हो गया। बचेगा क्या? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेके आओ, ओ का साउंड आना चाहिए। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा, क्या का अंग्रेजी वॉट होता है। वॉट भाई साहब यहां पर तीनों में है, इसमें नहीं है, आउट हो गया। क्या कहा, देखिए पास्ट का है तो WH के साथ में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, है ना। सो वॉट डिड ही से, उसने क्या कहा, पास्ट का सेंटेंस है, तो वॉट डिड ही से। हमें सच बोलना चाहिए, देखिए ना चाहिए, जब जब ये ना चाहिए वाला सेंटेंस रहेगा तो इसके लिए, है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं ना चाहिए के लिए, है ना। तो शुड कहां कहां पर है? देखिए शुड यहां पर भी है और शुड यहां पर है, बाकी इसमें तो नहीं है। बी आउट, डी आउट, बाकी बचे दो ऑप्शन। तो भाई साहब अगर ये शुड होगा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट के साथ आएगा ना, कि डायरेक्टली शुड यहां थोड़ी आ जाएगा। तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए, हमें का अंग्रेजी वी हो गया, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। क्या मैं घर जा सकता हूं? पर दुनिया का कोई भी काम अगर परमिशन लेके करना पड़े, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं बाहर चल जाऊं, क्या मैं कुछ पूछ लूं, क्या मैं कुछ पूछूं, क्या मैं घर जा सकता हूं, क्या मैं घर चल जाऊं, दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो पूछ के करना पड़े, जब भी कोई काम जो पूछ कर करना हो, है ना, पूछ कर करना हो कोई भी काम, तो भाई साहब उसके लिए क्या आता है? मे आई के साथ V1 आता है, मे आई के साथ V1। सो मे आई गो होम, मे के बाद सब्जेक्ट मतलब आई, तो मे आई गो होम, क्या मैं घर चला जाऊं, क्या मैं घर जा सकता हूं, चल जाऊं। दरवाजा बंद करो, देखिए ओ का साउंड आ गया, देखिए ये ओ का साउंड आ गया, ओ, दरवाजा बंद करो,
ओ का साउंड, ओ का साउंड मतलब V1 से स्टार्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखिए। इसमें V1 से स्टार्ट कहां पर है, ये तो है नहीं, तो भाई ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, डोर से V1 कौन है, ये नहीं, ये है शट द डोर। क्या बोला, शट द डोर। रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, देखिए नहीं जा, ये देखिए जा सकता है, जा सकता है, कोई काम जो किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो भाई सकता का क्या हो जाएगा, कैन, और क्या हो जाएगा यहां पर बी, तो कैन बी, और कैन बी के साथ लग जाएगा यहां पर देखिए V3। कोई काम दुनिया का जो किया जा सकता है तो कैन बी प्लस V3 पे उसको बनाया जाता है। तो रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, तो द पेशेंट कहां है, द पेशेंट यहां पर भी है और यहां पर भी है, बट यहां देखिए कैन नॉट हो गया है ना, कैन नॉट बी सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, कोई चीज कहीं पर है, उसको स्टार्ट करते हैं किससे, देयर से स्टार्ट करते हैं। सो देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। हाँ, बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर ट्रीज, ओके, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर, दो में से कोई एक साइड नहीं कह रहा है, दोनों ओर भाई सब कह रहा है, बट यहां आइदर का मतलब तो हो गया किसी एक साइड में, आइदर का मतलब किसी एक हो गया, किसी दो में से कोई एक साइड, जबकि यहां कह रहा है कि दोनों ओर, तो भाई तो दोनों ओर का क्या होगा, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर ट्रीज, ओके। हम लोग मैच जीत सकते हैं, कोई काम दुनिया का अगर हम कर सकते हैं तो कैन का ही तो यूज होता है, तो वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, ओ का साउंड आया, और ओ का साउंड आएगा तो V1 से स्टार्ट होगा। इसमें V1 कहां है भाई साहब, ये तो V4 है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, तो बचा क्या, V1 स्टडी, स्टडी रिलीजियस बुक्स, है ना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करो। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, ठीक है, तो भाई साहब मोहन से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो हमारा मोहन कहां पर है, कि यहां पर और एक यहां पर है, मतलब ये दो आउट हो गए। तो मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, कि मोहन इज जस्ट फैट, नहीं जस्ट फैट तो बोलते ही नहीं है, मोहन इज सो फैट, इतना ज्यादा, सो का मतलब इतना, सो का मतलब इतना, इतना ज्यादा मोटा है कि वो दौड़ ही नहीं सकता है। अभी 2 बजे हैं, देखिए जब भी कोई टाइम बोले कि बजा है, कितना भी बजा है, उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा इट इज से, किससे, इट इज से, चाहे उसी को बोलते हैं इट्स, और उसके बाद जो टाइम है वो लगा दीजिए, ठीक है। सो इट इज, वॉज तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात है, ये हैज विल तो चलेगा नहीं, बच्चा क्या देखिए, इट इज, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये रहा प्यारे बच्चे आपके लिए आज ये हमने 100 क्वेश्चंस आपको ग्रामर से दिखाया, ठीक है ना। इसमें बच्चे आज की क्लास में जो भी आपको कुछ अलग जानकारी लगी हो तो उसको अपने पास जरूर से नोट करके रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोग उसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे आज आपका ग्रामर का भी भाई साहब ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया रिवीजन के तौर पे, और याद रखिएगा कि एग्जाम में बुक से ही ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, ग्रामर से ना के बराबर बनाना है, एकदम मजबूरी हो तभी ग्रामर के क्वेश्चन को एग्जाम में टच कीजिएगा, अदरवाइज बुक से 60 क्वेश्चन होता है, बनाना तो आपको टोटल 85 है, तो कोशिश करना है कि बुक से सारे क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जिन बच्चों का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ना, समझिए कि उनका नंबर जो है ना मार्कशीट पर उनका नंबर इंग्लिश में 80 तो प्लस क्रॉस कर जाएगा आपका, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे अभी तक हमने बुक से ग्रामर से दोनों का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा दिया है। अब अगला क्लास क्या होगा आपका, अब बच्चे अगले क्लास में हम लोग अब सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाले की हम लोग तैयारी करेंगे अब, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला जो क्लास होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव का नहीं होगा, अब सीधे सब्जेक्टिव वाला क्लास लिया जाएगा, ओके ना। तो प्यारे बच्चों बताइएगा जरूर से कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी आज की क्लास में, बच्चे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। बाकी बच्चे मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के साथ में, लिखने वाले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो कुछ जानकारी नहीं लगी हो तो उसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए, और हाँ बच्चे उर्दू क्लास का जो एक वीडियो आने वाला है शाम में ना, कि कॉपी कैसे लिखें, है ना, इन सब को मैटर पे, चाहे निबंध वाला जो भी टॉपिक है वो सब प्यारे बच्चे शाम तक इसी चैनल पे आपका हो सकता है वो अपलोड हो जाए शाम तक, तो आप लोग देखना,
जरूर से एकदम देखिएगा, भूलिएगा मत। और उर्दू के बाद फिर आपका अंग्रेजी का भी एक वीडियो आपको अपलोड मिलेगा कल या परसों तक में, जिसमें राइटर के नेम और चैप्टर के नेम को ट्रिक वाइज उसमें याद कराया जा रहा है, बहुत ही यूनिक वे से एकदम। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।